मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक ध्यान में रखते हुए हम सब ने इस बजट को बनाया कि ये पैसा जनता की अमानत है, इस अमानत को हमको सेफ कीपिंग में दिया गया है। वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट और किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट लोगों के बीच में किया जाए ताकि उसका सबसे बेस्ट फायदा। कैसी परियोजना बनी है? आपने ना तो हरियाणा ना मध्य प्रदेश के साथ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट का आपने खुलासा किया है, ना आपने पर्यावरण की क्लियरेंस ली है, ना आपने फाइनेंशियल एलोकेशंस किया है, लेकिन 6 महीने बाद चुनाव में जाना है, इसलिए ईस्टर्न राजस्थान को आपने कहा कि हमने इतने 1000 करोड़ की घोषणा कर दी है। ये सारी कागजी घोषणा है, इसका कोई प्रोविजन सरकार ने किया नहीं। सिर्फ ये बजट 400 का बजट है, चुनावी जुमलों का बजट है। इससे सिर्फ मैं समझता हूं इस बजट से कोई यदि खुश हुआ है तो सिर्फ सीएमआर खुश हुआ है। आम जनता इस बजट से ना तो खुश है, ना आम जनता को इस बजट से कोई फायदा मिलेगा। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। ये जीएसटी के बाद का बजट है। हम आपको बता दें कि हमेशा बजट पे आम जन को ये ध्यान रखता है कि रोजगार के अवसर कितने मिल रहे हैं, हमारे लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जीएसटी के बाद अब वो पैरामीटर राज्य सरकारों का खत्म कर दिया गया है कि आपको क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। आप टैक्स एक्स्ट्रा लगा नहीं सकते, आप विड्रॉ कर नहीं सकते, आप केवल वो सेस कम कर सकते हैं जो फ्यूल पे हैं। तो इस हिसाब से आम जन महज ये देखता है कि मेरे तहसील, मेरे जिले, मेरे शहर, मेरे कस्बे को क्या मिला। चले तो हम चर्चा शुरू करेंगे और आपने रिएक्शंस देखी हैं। अभी हमारे साथ इस वक्त हैं जाने माने पत्रकार और विश्लेषक ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं। राजस्थान विधानसभा में उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं। बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ हैं जो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत है। ओम जी, बजट को अगर हम देखें, काफी हर तबके को छूने की कोशिश की गई है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा भी है प्रेस ब्रीफिंग में कि हमारी पूरी टीम ने हर तबके को टच करने की कोशिश की है। तो ये बजट एक अपेक्षित था कि ये लोक लुभावन या कहें कि एक लोकप्रिय बजट हो सकता है। ये देखिए, एक तो ये कि ये अपेक्षित था निश्चित रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से पिछले दिनों लोगों से बातचीत करते हैं, विभिन्न समुदायों को बुला करके, और साथ साथ में राज्य में जिस तरह का एक आक्रोश आपको देखने को मिला, और वो जो लोकसभा के चुनाव हुए और विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसके जो नतीजे थे, और वहाँ जो एक अपने आप में एहसास हुआ कि किसानों को क्या महसूस हो रहा है, व्यापारी वर्ग क्या सोच रहे हैं, नौजवान क्या सोच रहे हैं, ये सारा मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री को बड़ा अच्छा अपने आप में एक खुला मैदान मिल गया चीजें जांचने समझने के लिए, सारे समूह मिल गए। बजट में उसी तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये मतलब प्रांत के हित में है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से पेयजल के लिए या कृषि के लिए या एजुकेशन शिक्षा के लिए या महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए जो सारा किया, या व्यापारियों के लिए, ये सब तो ठीक है। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए, यानी इस 2018 तक का जो सारा सिलसिला नजर आता है, तो फिर वही बात कही जाएगी। जो कुछ बेहतर किया जा रहा है वो एक चुनाव को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन संकेत कुछ ऐसे ही जाएंगे। मुझे ये बात इसलिए इसका एहसास हो रहा है कि जो पिछली सरकार थी, जो वसुंधरा जी के आने से पहले, उन्होंने बहुत बेहतरीन फ्लैगशिप योजनाएं अपनी रखी थी, लेकिन वो सारे अंत में जाकर के सामने आए और उनके कोई परिणाम अच्छे नहीं निकले। तो यही भय मुझे लग रहा है कि किया तो वसुंधरा जी ने अब सब कुछ अच्छा है, लेकिन लगता है कि जो तिनका तिनका चुन करके वो बोल रहे थे अपनी 2 पंक्तियां, उसी में मैं कहता हूँ तिनका तिनका चुनकर जो लोगों की कमियां महसूस की, जो उनकी डिमांड महसूस की, उनको जो सुधारने की चेष्टा की है, तो बहुत देर कर दी अब। लेकिन देखिए फिर भी कुछ अच्छा हो। लेकिन खासतौर से एक बात नजर आई मुझे कि वो निर्वाण पे बड़ा ध्यान दिया, आदिवासियों पे बड़ा ध्यान दिया, और जो नौजवान हैं उनके ऊपर बड़ा ध्यान दिया, और साथ साथ में जो नौकरियों का जो सिलसिला बैकलॉग पड़ा हुआ था, जो आज के अखबारों में चर्चा भी है कि पिछली योजनाओं में जो घोषणाएं की थी, पिछले बजट में जो घोषणाएं की थी, उनको पूरा नहीं किया, ये बैकलॉग है। वो बैकलॉग आज सारा समाप्त कर दिया और उन सब के लिए घोषणाएं कर दी कि विदिन इसी ईयर में सारा सब कुछ कर देंगे। तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि बजट तो बहुत अच्छा है और वक्त भी बहुत अच्छा है।
लेकिन नतीजा क्या मिलता है ये देखने की बात होगी। जी चलो, मुख्यमंत्री शेर और शायरी के लिए तो हमेशा से जानी जाते हैं, उनका अंदाज यही है, कहें कि अंदाज़े बयां उनका शेर और शायरी से ही शुरू होता है और उसी से खत्म होता है। कई बार वो कहें कि व्यंग के साथ में सामने वाले से चूकती भी नहीं। आज भी कही कि मैं किसी के लिए कुछ करूं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी का के लिए बेहतर करूं उससे फर्क पड़ता है। तो उसी आइडियोलॉजी के साथ में आज उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट से टीएसपी को लेकर के कि महिलाओं के लिए चाइल्ड लीव की बात उन्होंने की। बोलिए, दर्शन बोलिए, ये दर्शन कह सकते हैं उनका। आइडियोलॉजी तो चलिए सुंदर सिंह भंडारी और भरत सिंह शेखावत दिखाई दे रहे हैं उस आइडियोलॉजी में। ये बात, ये अंत्योदय का जिक्र किया उन्होंने, तो ये एक आइडियोलॉजी है बीजेपी की। लेकिन ये बात सही है कि दार्शनिक भी वसुंधरा राजे हैं, और उन्होंने जो कहा उसके बाद चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे पत्रकारों की बात हो, या फिर दूसरे तबके की बात हो, लेकिन ये बातें सब जिस पे निगाहें टिकी हुई थी किसानों पे, वो पहले बोल चुकी थी। इंडस्ट्रीज को बहुत कुछ देने की क्या, बस एक पॉल्यूशन को लेकर के बात की उन्होंने कि पॉल्यूशन के लिए आपको जगह जगह तकलीफ होती है, आपको हर जिले में उसकी सुविधा मिलेगी। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस हर सरकार के अल्फाज में इसे संजोया जाता है जब मैनिफेस्टो होता है तो सिंगल विंडो, लेकिन हर व्यापारी कहता है कि सिंगल विंडो आज तक देखा ही नहीं हमने, तो जितने सचिवालय में विंडो होती हैं उतनी हर्डल्स होती हैं। खैर चलिए बात करेंगे, हमारे साथ सीताराम अग्रवाल साहब भी जुट गए हैं और चेहरे पे खुशी नहीं आ रही है इनकी, जबकि बजट बहुत ही, मुख्यमंत्री जी का दावा है कि बहुत अच्छा बजट है ये। खैर सचिन पायलट को भी हमने सुना, अशोक गहलोत को भी सुना। अब बाबूलाल जी के पास में एक बार जाना चाहूंगा। बाबूलाल जी, किसानों का जिक्र किया था आपने, जब 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि देखिए व्यापार उद्योग भी सब सेट होगा, लेकिन किसान के बारे में सरकारों को विचार करना होगा। किसान जिस दौर से गुजर रहा है हम उसे केवल एक सब्ज बाग दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन पूरे नहीं कर पाते हैं। बजट से कुछ इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि किसान के वास्तव में जो सब्ज बाग देखे जा रहे हैं या देख सकता है वो पूरे होते दिखाई देते हैं? देखिए, मैंने किसान को लेकर के 2 तरीके से इसको बांटा था। मैंने एक तो ये कहा था कि सीधा सीधा किसान को क्या मिले, तो वो कुछ दिया है, जैसे उसके 50,000 तक के ऋण माफ करने की बात कही, लघु सीमांत काश्तकार को, और बाकी लोगों के भी जो क्या बोलते हैं उसको लगान ही कह सकते हैं, लगान माफ करने की बात कही गई है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ उस ओर ध्यान दिया है, पर जो किसानों की अपेक्षाएं थी, यूपी को लेकर के जो अपेक्षाएं बनी थी उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी के बाद में, वो कर्ज माफी अभी नहीं हुई। और फिर मैंने दूसरी बात ये कही थी कि सपोर्ट प्राइस और समर्थन मूल्य का ये सब्ज बाग दिखाते हैं, और सपोर्ट प्राइस और समर्थन मूल्य की जब बात आती है तो पैदावार होती है 10 लाख टन खरीदते हैं, 1 लाख टन पैदावार होती है 8 लाख टन और खरीदते हैं। मूंगफली जैसे खाली 1 लाख टन खरीदी है इन्होंने। तो इसी तरह से इन्होंने अब राजफेड को 500 करोड़ रुपए दिए हैं, तो समर्थन मूल्य में 500 करोड़ में वो क्या क्या खरीदेगा। चना आ रहा है और सरसों आ रही है, सरसों राज्य में 35 लाख टन पैदा हो रही है और चना यहाँ 12.5 लाख टन पैदा हो रहा है, तो कितना माल ये खरीद पाएंगे। 500 करोड़ रुपए का जिक्र भी किया उसमें, चने और सरसों 500 करोड़ रुपए मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई 500 करोड़ रुपए समर्थन मूल्य के लिए राजफेड को वो भी ब्याज से देंगे उनको। और उस समय उनको ये कहा है कि हाँ, अगर ये लोग खरीदेंगे, राजफेड खरीदेंगे, तो उसको कृषि मंडी से उनको मुक्ति दे दी जाएगी। परंतु मेरा कहना यह है कि ये इस तरह के जो योजनाएं लेके आते हैं, ये तो उल्टी दुखदायी योजनाएं हैं, ये सुखदायी योजना नहीं है। मतलब एक आदमी जो पास में किसान है उसका माल खरीद लिया और दूसरा थोड़ा सा लेट हो गया तो उसका माल रह गया, वो फिर उसको बाजार भाव मिलते हैं तो चिल्लाते हैं कि व्यापारी हमको ठग रहे हैं। तो अब व्यापार तो चलता है विश्व स्तरीय जो व्यापार मूल्य है उससे, ना कि कोई एक मंडी से या एक प्रांत से या एक देश से चलता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि किसी भी तरीके से ये वो स्थिति भी ठीक नहीं बनी। फिर इन्होंने एलोकेशन कुछ किया है कि हम वेयर हाउसेज बना देंगे, वेयर हाउसेज की इतनी लिमिट दे देंगे, वेयर हाउसेज बनाने के कुछ एलोकेशन 300 करोड़ रुपए का किया भी है इन्होंने, तो भंडारण के लिए। और अब आता हूं मैं इसकी दूसरी जो पक्ष था, मंडियों के लिए जो बात थी, कृषि मंडी सेस को खत्म करने की या उसमें 0.50 करने की, वो बिल्कुल नहीं हुई। उन्हें प्रोत्साहन देने की बात थी, वो बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, थोड़े बहुत ये कहा है कि रिप्स में
समझ लीजिए कि कोई एग्री इंडस्ट्रीज है तो पहले जो मिल रहा था वही उनको सुविधाएं अभी भी मिलेंगी। कुछ को कहा है कि जाने कौन से एरिया में अगर वो इंडस्ट्री है और उसमें लेडीज लगी हुई हैं या ये लगी हुई हैं तो उनको 5% 6% इंटरेस्ट का कहीं उनमें ब्याज की जो ब्याज देना होता है उसमें से उनको सब्सिडी दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब ये रिप्स का आज तक किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट ने आज तक यूज नहीं किया, चाहे वो तेल मिल हो, चाहे दाल मिल हो, चाहे आटा मिल हो और चाहे और दूसरी यूनिट हो। मैंने ये कहा था, वो उन्होंने डाला भी है कि प्याज, लहसुन और टमाटर के लिए हम एक वैन चैनल वैन का चलाएंगे उस केंद्र की उसको सपोर्ट करने के लिए जो केंद्र ने योजना बनाई है उसमें उन्होंने 500 करोड़ का प्रावधान रखा है पूरे देश के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर बार सबको पता है कि जैसे ही प्याज ज्यादा होता है वो 2 रुपए किलो बिक जाता है, टमाटर ज्यादा होता है 3 रुपए किलो बिक जाता है। अब उनके रख रखाव के लिए एक छोटी सी योजनाएं बनाना ये कहां तक है? अरे भाई टमाटर पैदा होता है यहाँ 30 लाख टन, यह राजस्थान में 30 लाख टन टमाटर पैदा होता है। आप प्योरी बनाने की बात कीजिए, आप प्रोसेसिंग यूनिट को लाते, उसकी जमीन उपलब्ध कराने की बात करते, या इस तरह की बातें होनी चाहिए थी, तो वो नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एग्री बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है और कृषि मंडियां हैं उनको सीधा सीधा तो कुछ नहीं दिया। हाँ, मैं मुख्यमंत्री जी को एक अनाउंसमेंट के लिए जरूर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये कहा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, परंतु शायद बजट एलोकेशन उसके लिए नहीं है। तो अभी ये भी बात कहीं जुमला या उद्घोषणा नहीं रह जाए। तो हमने ये मांग की थी भाई ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अमूमन 60 साल के बाद में व्यापारी भी वही स्थिति में होता है। बजट एलोकेशन किया है उन्होंने 10 करोड़ रुपए किया है। 10 करोड़ तो 10 व्यवसायिक कल्याण उसके लिए 10 करोड़ रुपए क्या मायने रखता है? पूरे राजस्थान के व्यापारियों के लिए क्या मायने रखता है? अकेले जयपुर में 3 लाख व्यापारी है, क्या करेंगे 10 करोड़ रुपया? तो कोई एलोकेशन नहीं है। वैसे बाबूलाल जी ऐसा लगता नहीं है कि दे रहे हैं बड़ी बात है, व्यापारियों से तो लिया जाता है। नहीं दे रहे। देखिए ऐसा है, अगर ये सोच बनी रहेगी कि व्यापारियों से लेना ही लेना है तो आने वाली जो पीढ़ी है वो इस कदर आ रही है कि ये टिकने नहीं देगी। ये आप देखिए, अब जैसे हम लोग 60 साल से ऊपर जो लोग हो रहे हैं जो व्यापार नहीं करते हैं उनको बड़ी चिंताएं लगी रहती है। यानी कि सीधा कह सकते हैं लिहाज नहीं करेगी और गिव एंड टेकन वाला होगा, आप हमें दीजिए तो आप हमसे लीजिए। अगर लेते रहेंगे टैक्सेस, आज टैक्स कलेक्शन कोई देता है कि हमको कोई इंसेंटिव? हम कलेक्ट करके देते हैं। कोई फालतू के बेकार के नौकर थोड़ी है, कह देंगे कि भैया अपना इकट्ठा कर लो, ले लो, अपनी चौकियां लगाओ, अपना जो भी ये खोलो, अपने कक्ष खोलो और इकट्ठा करो। हम थोड़ी जवाबदार है, कर लो अपना इकट्ठा, फिर क्या होगा? तो ये स्थितियां है ना, हम तो बेगारी करते हैं ना, और फिर उस बेगारी पे भी उनकी बेगारियों जो बेगार हमसे ले रहे हैं उनके जो अधिकारी हैं वो हमसे और अलग से बेगार और ले लेते हैं, वो सुविधा शुल्क के नाम से ले लेते हैं। मतलब आप ये देखिए कि एक टैक्स जो लगता है उस टैक्स का अभी भी ढांचा, भले ही ये कहने को ये कह दिया गया हो कि हमने इसको टेक्निकल हाई टेक कर दिया है और अब इलेक्ट्रॉनिक काम लिए जा रहे हैं और आपका सीधा आप जमा कीजिए। और मैं ये कहता हूं कि अभी भी वेट की बात तो मैंने की थी, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि इसमें उन्होंने वेट विसंगतियों को दूर करने के लिए अपना एक कैंप लगा करके और उसके आदेश शायद वो निकल जाएंगे, इसमें कहा गया है। तो बाकी जो चीजें हैं, बाकी चीजों के लिए वैसे की वैसी स्थिति है। आज भी हमको अगर रिटर्न फाइल करनी होती है तो हम या तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं या उसके पास जाते हैं, वो सीधा कहता है यार वहां सुविधा शुल्क भी देना पड़ेगा। भाई किस बात का सुविधा शुल्क देना पड़ेगा? किस बात का सुविधा शुल्क? अब जब आप यहाँ से फाइल कर रहे हो, वो फाइल वो हो रही है, तो अब इसका जब रिजल्ट निकला आज की तारीख में, हमारे जो जीएसटी की बात कर रहा हूँ, जीएसटी में जिन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, हमारे यहाँ से भी सरसों नेपाल गई है और करीब 60 करोड़ रुपया स्टैंड पड़ा हुआ है और सीधा वो कहते हैं 5% 10% लो तब आपका ये होगा। ये कहते हैं कि हमने प्रोविजन कर दिया, 260 करोड़ रुपये उसमें से दे भी दिए। अब पता नहीं कहाँ क्या व्यवस्था है, पर ये व्यवस्था मैं आपको वो व्यवस्था बता रहा हूँ जो धरातल पर है। चले, आप कुछ राहत की बात भी कह रहे हैं, किसानों को कुछ राहत मिले, लेकिन व्यापारी अभी भी परेशान हैं। सीताराम जी हमारे साथ में हैं। सीताराम जी, कुछ बजट से जैसी उम्मीदें थी, जैसी अपेक्षाएं थी,
घोषणाएं काफी कुछ की हैं, अलग अलग रिएक्शंस आ रही हैं। कोई कह रहा है कि इन्हें पूरी करने के लिए 20 साल लगेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि हमने तो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करके उसके बाद हमने फ्री मेडिकल चेकअप, मेडिसिन, विधवा पेंशन या बुजुर्ग पेंशन जो की थी, हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने तो सीधे ही घोषणाएं की हैं। देखिए, चुनावी साल है, चुनावी साल में सरकार एक पार्टी की भी बनी होती है, पार्टी उसके लिए प्राथमिकता होती है। चुनाव जीत के आएंगे तो उसके बाद वापस लौटेंगे। देखिए, जनता के प्रति समर्पित है सरकार, लेकिन पार्टी से बंधी हुई भी है। आपको चुनाव में जाना है तो बजट उसी तरह का एक अपेक्षित भी होता है कि आखिरी बजट आपका, क्योंकि पूरा कार्यकाल इसमें होगा नहीं। तो कुछ उम्मीद थी कि हाँ, कम से कम ये राहत की छींटे तो हमें मिल सकते थे जो मिले नहीं हो। देखिए, 4 साल के अंदर इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। मैं 4 साल हो गए आपके पास आते हुए लगातार इस बजट के अंदर। अब की बार इन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी, चाहे आप कर्जे माफ के ले लें, चाहे आप वेयर हाउस के ले लें, चाहे आप परचेजिंग की ले लें, चाहे आप जीन्स परचेजिंग की। बाबूलाल जी कुछ हद तक सही कह रहे हैं कि इन वाले प्रोडक्ट में कुछ तो फायदा हुआ है, क्योंकि वे किसान से जुड़े हुए हैं। किसान से जुड़े होने का फायदा कृषि उपज मंडी के व्यापारियों को हुआ है। मैं उद्योग और व्यापार के परिप्रेक्ष्य में ये कहूंगा कि इस बजट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उद्योग और व्यापार को मिला है। मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता हूँ। 5 साल हो गए सरकार को, 5वां लास्ट बजट दिया है। 5 साल के अंदर एक इंडस्ट्रीज एरिया डिक्लेयर नहीं हुआ। क्या आप जापानी जोन और वो ये कौन सा जोन है, कोरिया जोन, क्या वहां के जोन डेवलप करने से क्या हमारे पेट भर जाएंगे? आप एक बात बताओ कि जापानी जोन में जाइए आप, और जापानी जोन वाले पूरे इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर कितने एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और हमारे विश्वकर्मा के अंदर हम कितने एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इन दोनों का कंपेयर कीजिए। हमारे यहाँ की रोडें देखिए और जापानी जोन की रोडें देखिए। वो एक मांगते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के साथ जाके 10 दे के आती हैं, और हम 10 मांगते हैं तो हमें 0 दिया जाता है। एक अभी प्री बजट मीटिंग हुई थी, उसके अंदर मुझे भी सौभाग्य मिलता है कई सालों से, 20 सालों से जाने का। बाबूलाल जी के सानिध्य के अंदर मैं भी चला जाता हूँ। उस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने 2-3 हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम उठाई जो उद्योग और व्यापार की थी। उसमें मैं मेरी स्टील की एक प्रॉब्लम उठाई कि भाई हमारे जो स्टील के अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, ब्रांड कर दिया पीडब्ल्यूडी के अंदर, और वो 5 कंपनियों से इनकी सरकारी खरीद होती है, यहाँ की लोकल इंडस्ट्री से नहीं होती। और मैंने अब की बार मुख्यमंत्री जी महोदय को कहा कि अब की बार तो आपका लास्ट बजट है और अब की बार तो आप हमारी समस्या को सुनिए। तो उन्होंने पूरी बात सुनी, और सुनने के बाद मेरे को पूरा मौका दिया, और संबंधित अधिकारी को उन्होंने कहा कि भाई इस चीज को देखो। तो संबंधित अधिकारी ने, पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खड़े होकर कहा कि हम इसको देख लेंगे। और आज हमको पूरी उम्मीद थी कि उस चीज को लोकल इंडस्ट्रीज के होने के नाते मैंने उनसे कहा कि आप हमारा पक्ष मत लीजिए, आप ब्रांड मत दीजिए, टाटा, सेल, जिंदल, एसआर मत दीजिए। आप जो भारत सरकार के बीआईएस के नॉर्म्स के आधार के ऊपर कोई चीज होनी चाहिए वो दीजिए। बिल्कुल, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। क्वालिटी मतलब नहीं, जो भारत सरकार ने एक नॉर्म्स मानक ब्यूरो फिक्स कर रखी है उसके हिसाब से दीजिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। दूसरा, पावर की बात कर रहे हैं। पावर, आज बहुत बढ़िया बात कही मुख्यमंत्री जी ने कि भाई छबड़ा जो सुपर क्रिटिकल पावर इनकी जनरेशन यूनिट है या इनकी उत्पादन निगम लिमिटेड है, वो 2600 करोड़ रुपए घाटे में चल रही थी। उस 2600 करोड़ रुपए को घाटे को रिकवर किया इन्होंने, और 400 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ गए। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस बात के लिए कि भाई एफिशिएंसी लगी और इसके अंदर इनके अच्छे अधिकारियों ने काम किया, इन्होंने अच्छे काम किए और इसके अंदर 400 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ गए। लेकिन जब 2600 करोड़ रुपए लॉस में आई, जब तो भार पब्लिक के ऊपर डाल दिया, और जब 2600 करोड़ रुपए रिकवर हो गए, 400 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ गए, तो पैसे वही सवाल हो गया जबकि क्रूड ऑयल $150 था, तब तो जनता पे भार डाल दिया। और जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो $48 आया, तो उसमें जो बेनिफिट हुआ उसको एक्साइज बढ़ा दी कि साहब ये हम पब्लिक को बेनिफिट नहीं देना चाहते। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब है कि राज का मतलब है कि हम लोग राज पे आश्रित होते हैं। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पे लगाई जाती है तो उसका 40% कंज्यूम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है और 60% मार्केट मिलती है हमको, चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज हो, ट्रांसफार्मर ले लो और कोई चीज ले लो, केबल ले लो, वायर ले लो, कोई भी ले लो। लेकिन अगर हमको स्टेट गवर्नमेंट हमको साया, हमको अपना मतलब
उसमें साये में नहीं रखेगी तो यहाँ की इंडस्ट्रीज नहीं लग पाएंगी। दूसरी क्या है कि पूरे भारत के अंदर बिजली हमारे यहाँ पे हाईएस्ट 8 स्टेटों में से एक ही स्टेट में है, हाईएस्ट 8 में से, और ये दुर्भाग्य है कि वो हमारे आसपास में कोई नहीं है। अभी पंजाब के अंदर 2 रुपए यूनिट का कम किए हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी को कहा कि 2 रुपए यूनिट के कम किए। बोलते हाँ साहब हम मानते हैं और हमको भी करने पड़ेंगे। तो कब करने पड़ेंगे? आप 2 रुपए छोड़ो, आप जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप ले रहे हैं, एक इन्होंने 12 पैसे हमारे ऊपर स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा रखी थी वैट के टाइम पे कि भाई आपके जो कबाड़ी जो माल लेके आते हैं वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, वो टैक्स नहीं दे पाते, तो उसका टैक्स के रूप में आप 12 पैसे में आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप दे दो। मैंने अब की बार ये क्वेश्चन उठाया और उन्होंने इस चीज को माना कि वैट ही खत्म हो गया, अब तो जीएसटी आ गई, तो अब तो मैट्रिक खत्म हो गया, भाई 12 पैसे तो कम कर दो। वो भी नहीं किए। मतलब हमारे यहाँ पे दूसरा, यह क्या लगता है आपको कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे से सुना भी था, और मुख्यमंत्री को ही देखिए नवंबर और दिसंबर में बड़ी एक कठिन जो परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उनके सेक्रेटरीज या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर कहें ब्यूरोक्रेट्स नहीं जाएंगे वहां पे, सीएम को खुद को जाना पड़ेगा पार्टी के सिंबल को लेकर के। तो क्या आपको, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि आपने जिक्र किया था और मेरे सामने आपने यूनुस खान से बात भी की थी उस वक्त कि आप ये टाइम दिलवाइए। आपने कहा भी था, दिल्ली तक शायद ये बात गई थी कि आप ये एक तरह से दोहरा व्यवहार हो रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को हम डेवलप करेंगे, जी बैठे हैं, इनके नॉलेज में भी है। हाँ, तो ये क्योंकि अभी कोई ये नहीं है कि कोई 6 महीने से साल भर से इसके कोई प्रतिबंध लगाओ, एक लंबे समय की प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर विषय। कहाँ आपको संदेह लगता है कि, क्योंकि मदन जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, पार्टी लेवल पर जब बैठक होगी, अभी भी राहत के छींटे आपको जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अनुदान मांगों पे जब चर्चा होगी तो उस दरमियान आपको शायद राहत मिल सकती है, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। और आदरणीय मदन जी बैठे हैं और ये कि मंत्री के दर्जे में है, मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं आपसे ही निवेदन कर दूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से तो हमने कई बार निवेदन कर लिया, अनुदान मांगे होंगी, तो मेरी एक हम्बली निवेदन है कि राजस्थान की स्टील इंडस्ट्रीज को ये राहत देके सरकार बचा सकती है। रही सवाल ये जो बजट बनाया है, इसका भी मैंने एनालिसिस किया है। मेरे हिसाब से कह रहा हूं मैं, ये एक ब्यूरोक्रेसी बजट है, राजनीतिक बजट नहीं लगा मेरे। इसके अंदर देने के लिए कुछ नहीं है और घुमाने के लिए सब कुछ घुमा दिया। राजनीतिक बजट होता तो दिया बहुत ज्यादा जाता। आप क्या कहना चाहते हैं? रसगुल्ले को थैली में लपेट के खिला रहे हैं? थैली में लपेट के दे दिया और कह रहा खा आराम से। अब एक्चुअली क्या है कि मेरे को तो ये जो बजट लिखा है, इसमें इन्होंने सहकारी बैंक के जो कर्जे हैं उनके ऊपर इन्होंने ब्याज और शास्ती माफ की है। तो मैं आपको 2017 सितंबर मैं एक और बताना चाहता हूं कि मैं खुद किसान भी हूं, मैं एक उद्योगपति भी हूं, मैं एक व्यापारी भी हूं और मैं एक गांव का रहने वाला भी हूं। तो नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेची कि नहीं बेची मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहुत लंबे टाइम तक कपलेट धोए और मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, तो इसलिए मुझे मालूम है कि गरीबी का क्या परिभाषा होती है और अमीरी कैसे जी जाती है, मैं जी रहा हूं। तो सवाल यह है कि जो इस बजट के अंदर जो दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सरकार, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी तीसरे की हो, ये समझना ही नहीं चाहते। गांव को किसान कर्जा माफ तो हो गया, इसलिए कितने दिन तक कर्जा माफ करेंगे? जब तक मैं 91 के अंदर जयपुर में आया था, 91 में गेहूं की रेट थी 8 रुपए करीब, 7 रुपए 8 रुपए करीब थी। बाकी एग्जैक्टली बाबूलाल जी बता सकते हैं, लेकिन हम लोग तो खरीदते थे इसलिए ध्यान है। और आज गेहूं की रेट है 17 रुपए किलो। उसके बाद फर्टिलाइजर बढ़ गया, उसके बाद पेट्रोल बढ़ गया, उसके बाद डीजल बढ़ गया, उसके बाद खाद बढ़ गया, उसके बाद मजदूरी बढ़ गई। तो अगर 17 रुपए 18 रुपए किलो गेहूं की कीमत है और जबकि ओरिजिनली उसके हिसाब से देखें तो हर चीज 10 गुनी महंगी हो गई जी। किसान को आप समर्थन मूल्य का इसको पाबंदी जब तक नहीं हटाएंगे, आप हर चीज के ऊपर, तो पेट्रोल तो 80 रुपए लीटर कर दिया आपने, और किसान अगर चना 1 रुपए महंगा हो जाता है तो उसके ऊपर त्राय माम आ जाती है। टमाटर 20 रुपए किलो हो जाते हैं तो आंदोलन हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान बोए तो मरे और नहीं बोए तो मरे। मेरे पास जमीन है, रियली मैं हकीकत एक बात बताता हूं, जिसके पास भी यहां पे जमीन है, जो भाई अगर क्लियर ये कह दे कि मेरे को जमीन में फायदा है, मैं जिंदगी भर उस आदमी के जूते पालिश करूंगा, जिंदगी भर जूते पालिश करूंगा आज के परिदृश्य के अंदर, अगर जमीन में फायदा है तो। क्योंकि 17 रुपए किलो गेहूं बेच करके किसान को फायदा हो ही नहीं सकता। मैं गांव की बात कर रहा था, गांव में आप ये जो दे रहे हैं लॉलीपॉप दे रहे हैं, इससे फायदा नहीं होने वाला। गांव की पलायन हो रहा है
और गांव का प्लान हमें रोकना चाहिए जी। और उसका कारण, गांव का प्लान दो ही कारण से हो रहा है। एक, वहां पे बेरोजगारी जो भयंकर रूप से मुंहफाई खड़ी हुई है, दूसरा वहां पे शिक्षा का भाव, और तीसरा वहां पे मेडिकल का भाव। साहब एक बात बताऊं, आज भी गांव के अंदर आरएमपी डॉक्टर, आज भी बुखार के लिए वो बैडालगन टैबलेट देते हैं, थैला छाप, झोला छाप डॉक्टर हैं। पेट दर्द और सरकार, हम ये कहते हैं कि साहब आप हॉस्पिटल पीएचसी क्यों नहीं बनाते, एक गांव गांव में क्यों नहीं बनाते आप, कि साहब 9 किलोमीटर के पहले हमारे यहाँ पे, 10 किलोमीटर के पहले यहाँ पे हमारे ऑर्डर नहीं है साहब। साहब एक बात बताऊं, 10 किलोमीटर एक आदमी, गरीब आदमी कहां लेके जाएगा अपने आदमी को? कम से कम छोटा एक कोई भी चीज, आशा सहयोगनी वाला काम अभी तो हैं जिनमें डॉक्टर नहीं है भाई। आशा सहयोगनी वाला काम जो किया इन्होंने, अच्छा किया, वो भी भगने के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बजट का मूल रूप है, जो बजट हमको देना चाहिए, जो बजट हमको हमारी मूलभूत सुविधाओं का, जो हमें सिर्फ इस बजट के ऊपर ये पोजीशन है कि इन्होंने दे दिया और आज हमने ताली बजा दी, हमने आपने हमको बुला के डिस्कस कर लिया। पिछले बजट की हमको लेखा जोखा लेना चाहिए कि इन्होंने जो बजट घोषणा की थी वो इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई। पिछली बार मैंने भी आपके यहीं पे भी ये कहा था, और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि आने वाली सरकार से आप पूछो कि पिछली बजट के अंदर जो घोषणा हुई थी उसमें कितने परसेंटेज काम हुआ, कितने नहीं हुआ। मेरे को नहीं लगता कि इस जो इतनी घोषणाएं हुई हैं, हो जाए बहुत बढ़िया बात है, हो बहुत अच्छी बात है। बाबूलाल जी की तो फिर भी, अजय मेरी तो चलो थोड़ी देर ही सुनी थी मुख्यमंत्री जी ने, बाबूलाल जी से तो ये डिस्कस किया था कि 0.5% अगर इसको हम कर दें, अलग अलग जो जीन्स हैं, तो उसमें जो रेवेन्यू लॉस होगा उसमें आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं। तो इन्होंने कहा साहब 0.5 मत कीजिए, आप 0.6 कर दीजिए, 0.7 कर दीजिए, लेकिन समानीकरण कर दीजिए। हमें रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है, आप रेवेन्यू बढ़ा लीजिए। लेकिन जो व्यापारियों की परेशानी है, एक व्यापारी 10 जीन्स रखता है और उसके 10 के टैक्स अलग अलग है, मंडी टैक्स। तो अब एक बात बताइए कि वो 10 अलग अलग अकाउंट रखिए। सरकार को सोचना पड़ेगा, और व्यापारी को अगर ये नहीं सुनेगी तो व्यापारी जाएगा कहां पे? सीताराम जी, वैसे तो सरकार का साफ दावा है कि गांव, गरीब, महिला और बेरोजगार किसान, उनको समर्पित ये बजट है। स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे थे। कुछ ऐसी योजनाएं सरकार की हैं जो मिशन 2020 को साफ झलकाती हैं, क्योंकि मोदी साहब का 2022 का टारगेट है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम 2022 तक पूरी कर पाएंगे। 2020 इसमें है। सरकार ने हर तबके को छूने की कोशिश की है, और ये बात सही है कि बजट आप उस पवित्र सदन में पेश कर रहे हैं। इशू ये नहीं है कि वसुंधरा राजे ने बजट पेश किया या अशोक गहलोत ने किया, या अगर फाइनेंस मिनिस्टर कोई होते तो वो करते। ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र उन भावनाओं का एक केंद्र बिंदु, या कहें कि पवित्र मंदिर है, जिसमें हम एक विश्वास डेमोक्रेटिक सिस्टम में पैदा करता है कि हमारी चुनी हुई सरकार हमारे लिए वहां बैठ करके कुछ सोच रही है। वास्तव में ये इस पे गौर फरमाना होगा कि रहे तो राजनीतिक दल तय करें कि विधानसभा में जैसे कोई अगर सब्जेक्ट आता है उसको आप गंभीरता से लेते हैं। मुझे लगता है कि बजट को भी एक अनुशासित पत्र की तरह मानना चाहिए कि हम जो बजट पेश कर रहे हैं वो अक्सर से पालन होगा, या पर्टिकुलर ये दें कि इतने साल तक, ताकि आने वाली जो सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, वो बाध्य हो कि जो घोषणाएं हो चुकी हैं उन्हें आपको पूरा करना है। मुझे लगता है कि परंपरा शुरू करनी चाहिए। महज ये नहीं कि हमने इस बजट में अनाउंसमेंट किया, अगली सरकार की प्राथमिकताओं में वो चीज होंगी नहीं होंगी, क्योंकि देखिए जनता के लिए आप अनाउंस कर रहे हैं तो जनता के प्रति आपकी जवाबदेही, सरकार वर्तमान हो चाहे कमिंग जो गवर्नमेंट होगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो आपकी फिक्स होनी चाहिए। चलो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ये बजट लोक लुभावना और चुनावी बजट है। मध्यम वर्ग और व्यापारियों को इसमें कोई राहत नहीं मिली है, और डीएलसी की जो 10% रेट कम की है वो बहुत काफी कम है। कम से कम भी 30% डीएलसी की रेट कम होगी तभी रियल एस्टेट का विकास होगा। लगता है कि ये तो चुनावी के दौर पे जो चुनाव आने वाले हैं तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी सरकार ने ये घोषणा की है, और इससे तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला कोई काम नहीं है, और मध्यम वर्ग और व्यापारियों के लिए भी इतना कोई खासकर किसानों, ये भी एक मुद्दा ही है। देखो 9 महीने में कितना कर पाती है बीजेपी सरकार, ये तो एक तो अपने हिंडोली और नेरमा को तो देखो उन्होंने कुछ दिया नहीं है,
बूंदी को और इनको दिया है, तो ये भी एक लुभावनी ईयर इनकी जो सीटें हैं बीजेपी की, उसी के आधार पर दिया होगा, जो भी दिया है, ज़्यादा तो दिया नहीं है इन्होंने। बजट सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा रहा। लोगों को बहुत आशाएं थी इस बजट से कि बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि सरकार का आखिरी बजट है ये, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हर क्षेत्र में मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया गया है। बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन बजट पेश में जो पिछले साल जो बजट आया था, अगर ये बजट पिछले साल होता फिर ये सरकार उस पर अमल करती, लेकिन अब क्या है कि चुनाव तो अगले साल है, बजट पेश इस साल की है, टाइम काफी निकल गया, तो चुनाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2018-19। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट पेश किया है। हमारे साथ मदन राठौड़ साहब हैं। राठौड़ साहब, सबको आपने सुना, सीताराम जी की एक पीड़ा भी सामने आई है। वर्षों से इस बात को लेकर के वो संघर्ष भी कर रहे थे, सुना भी मुख्यमंत्री ने, लेकिन इनका सीधा कहना है कि ब्यूरोक्रेसी की कुंडली के आगे सब कुछ फेल होते नजर आ रहे हैं। बजट आपका बहुत बढ़िया है, बजट को पूरा कब कैसे होगा, क्योंकि 8 महीने का आपके पास में वक्त है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेरोजगारों का आपने बहुत अच्छे एक सपने दिखाए हैं कि 1,08,000 जो रिक्तियां होंगी उन्हें आप पे भर्ती करेंगे। ये एक टाइम बाउंड आपने लिया है कि दिसंबर 2018 तक हम देंगे। 75,000 की आप विज्ञप्तियां जारी करेंगे। एक अच्छी पहल, अच्छी बात मैं कह सकता हूं। आपने हर क्षेत्र को छूने की कोशिश भी की है। सड़कों के लिए भी आपने जिक्र किया है, किसानों का भी आपने जिक्र किया है, महिलाओं की भी बात कही है, पुलिस को भी आप खटारा जो वाहन है उनकी बहुत लंबे समय से बात चल रही थी, तो उसके भी आपने रिप्लेस किए हैं। लेकिन जो हमारे सामने 2 व्यापारी बैठे हुए हैं, और व्यापारी का काफी एक अहम रोल है। बजट को व्यापार से हम बहुत अच्छे से जोड़ते हैं। आप खुद भी एक व्यापारी भी हैं। व्यापारी खुश नजर नहीं आ रहा अगर इस बजट को देखें तो? नहीं, इस बार तो व्यापारी को खुश होना भी चाहिए, क्योंकि एमएसएमई में जिस प्रकार की सुविधाएं दी है वो हम सब के सामने है। इसका निश्चित रूप से जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो एंटरप्रेन्योर को इसमें निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा, लाभ मिलेगा। जो सिक यूनिट्स को किस प्रकार से खड़ा किया जा सकता है, इसकी दिशा में भी और मैं सोचता हूं कि हमारे इस बजट में कई प्रावधान किए हुए हैं। दूसरा देखिए, अब किसानों को जो लाभ दिया है ये सर्वविदित है, और जैसे बाबूलाल जी ने भी ये सारी बातें बता दी। मैं एक बात बताऊं, एक किसान की जो इस समस्या को समझने के लिए एक आयोग का गठन करना एक नई बात है, जो समय समय पर किसान को किस प्रकार की समस्या आती रहती है उसका अध्ययन करके उसमें सुझाव दे सकेंगे, और उसके अनुरूप सरकारें अपने उसमें जोड़ करके किसान को किस प्रकार से राहत दे सकती है, इस दिशा में भी। और ये किसान राहत आयोग का जो गठन किया है ये एक नई बात है। आप जयपुर को भी देख लें, जयपुर में भी कई ऐसी जैसे नए प्रोजेक्ट्स, यानी रामनिवास बाग में जो अंडरग्राउंड पार्किंग है, इसको दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे अंडरग्राउंड पार्किंग, अंडरग्राउंड मार्ग देकर के उसको जोड़ा जाएगा, अंडरपास। मैं सोचता हूँ कि ये जयपुर के लिए भी एक वरदान साबित होगा। इसी प्रकार से जैसे किसान के लिए भी अपन सोचें, जैसे एग्रो प्रोडक्ट जो है उसका प्रसंस्करण कैसे किया जा सकता है। और एक में बाबूलाल जी आपने भी नोट किया होगा इसमें कि किसान का जैसे प्याज है, तो उस प्याज को किसान ने नहीं निकाला, उसने क्योंकि उसमें निकालने की जो उस पर खर्चा जो आता था वो खर्चा भी बहुत अधिक आता था, उसको उपज का मूल्य मिलता नहीं था। तो इस दिशा में भी अब जैसे उसका पाउडर बनाना चाहे, इस प्रकार की यूनिट वो लगाए, किसान अपने खेत में इस प्रकार का यूनिट लगाए, टोमेटो सॉस बनाए वैसा यूनिट लगाए, उसमें उद्यमी आ सकता है। जैसे आपने कहा ना कि हम लोगों को जोड़े, इसमें बाबूलाल जी ने जो ये विषय रखा था कि यदि मंडी के व्यापारी को जोड़े, तो वो उससे जुड़ा हुआ ही है। वो किसान को अपने उसमें भागीदारी में, जमीन उसकी, उत्पादन उसका, और उसको प्रोसेसिंग कैसे करके उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है कि अधिक मूल्य वो मार्केट से प्राप्त कर सकता है। ये आपको मालूम होगा, लहसुन का भी पाउडर बनता है, प्याज का भी पाउडर बनता है, टमाटो का भी कैसे उपयोग किया जा सकता है कि उस किसान को अधिक मतलब उत्पादन का लाभ मिल सके।
ये जैसे अपन आलू की चिप्स बनाते हैं, ये सारा किसान का जो उत्पादन है उसमें हम लोग सहयोग करके, जो उद्यमी है, लघु उद्यमी, MSME में जो इस श्रेणी में आते हैं, हाँ, वो लोग भी इसमें साथ में लग करके यदि करें तो किसान को निश्चित रूप से इसका लाभ भी मिल सकेगा। गोडाउन्स के लिए दिया है, मतलब, और लोनिंग सस्ता किया है, उसमें ब्याज की रेट्स को कम किया है। यानी किसान के लिए तो मैं सोचता हूं कि ये बजट एक प्रकार से वरदान ही साबित होगा। उसकी चिंता पूरी की है, उद्यमी की चिंता की है। इसमें मुद्रा योजना जो है उसमें भी किस प्रकार से बेरोजगारों को किस प्रकार से हम रोजगार में उस दिशा में ला सकें, उस दिशा में भी बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। मैं आपसे एक बात और बताऊं कि जैसे स्किल डेवलपमेंट के बारे में अपन लोग सोचते हैं, साहब ये 13 लाख बोलते हैं, कहां से ले आए, कहां कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज वास्तव में यदि किसी व्यक्ति को जरूरत पड़े तो प्लम्बर नहीं मिलता, मिस्त्री उसमें नहीं मिलते, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ठीक करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। लेकिन स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यदि हम उनको ट्रेंड करें तो वो रोजगार प्राप्त करता है, वो खड़ा हो सकता है। ऐसे ही मतलब कोई गार्ड चाहिए किसी को, इस तो ट्रेंड गार्ड नहीं मिलते। आज सुरक्षा की दृष्टि से कई बैंकों में, ATMs में कई जगह लगाते हैं लोग, फैक्ट्रियों में भी लगाते हैं, अपने इंडस्ट्रीज के लिए भी लगाते हैं। यूं ही कहीं से पकड़ के ले आए वो ठीक बात नहीं है। लेकिन ट्रेंड आदमी यदि मिल जाए तो यानी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तो इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और निश्चित रूप से और भी करेगी। आप यानी पेयजल की योजना है, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मेरे इलाके में भी जवाई पुनर्भरण योजना के लिए भी मिला है। ऐसी कई पेयजल योजनाएं, इरिगेशन की योजनाएं, उस दिशा में भी बहुत बड़ा कदम इस बजट में उठाया गया है और वो योजनाएं पूरी होगी। एक बार जब कोई योजना शुरू होती है तो निश्चित रूप से उसमें धन लगता है, प्लानिंग बनती है, उस प्लानिंग के हिसाब से वो पूरा निश्चित रूप से होना ही होना है। ऐसे ही गौशालाओं को किस प्रकार से और राहत देने का काम किया है। नंदी गौशाला, ये मैं सोचता हूँ कि पहली बार इस प्रकार का प्रयास किया गया। नंदी गौशाला जो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो बनेगी, क्योंकि प्रकृति तो समान अनुपात देती है, नर और मादा को अनुपात, उसी अनुपात में प्रकृति देती है, तो मादा का तो उपयोग हो रहा है दूध वगैरह उसमें, लेकिन नर का उपयोग होता नहीं है। तो उस दिशा में भी और सरकार ने पहल की है, अच्छा प्रयास किया है। कई लोगों की जैसे मानदेय, इस बजट में मानदेय बढ़ाने का जो काम किया है, जिनको जो लोग अपना मेहनत करते थे उनको 2 समय की रोजी, मतलब रोटी प्राप्त कर सके, इतना भी उनको मानदेय मिलता नहीं था। उस मानदेय को बढ़ाने का काम किया। एक मैं बताऊं आपको, जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो हैं नागरिक हैं, आम नागरिक, उसको बसों में फ्री 1+1, यानी उनके साथ एक जो उनका अटेंडेंट जिसको कहना चाहिए वो भी फ्री, यानी उसका आधा टिकट लगाएंगे आप? नहीं, फ्री नहीं, उसका आधा है और उसका आधा है। और जो 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, खैर चलिए, कुछ एक जो प्रतियोगी परीक्षा देने का कोई स्टूडेंट जाएगा तो उसके आपने फ्री किया है। गांव में किस प्रकार से पेयजल की मतलब व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराया जा सके, इस दिशा में भी RO प्लांट्स लगाने की घोषणा की गई है। ऐसे ही हाईवे पर कैसे हवाई जहाज को उतारा जा सकता है, ऐसे भी चिन्हित किए हैं। यानी कहीं इमरजेंसी लैंडिंग भी कहीं करानी पड़े तो हाईवेज में जो 4 लेन 6 लेन रोड्स है उसको इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि कहीं पर भी वहां पर वो प्लेन लैंड कर सके। आगरा में प्रयास किया, उत्तर प्रदेश में ये हमारे इलाके में चिन्हित किए गए और राजस्थान सरकार ने इसमें ये घोषणा भी की है। ऐसे ही पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इनको मतलब नौकरी देने की दिशा में भी और ट्रेनिंग देने के लिए निमित्त भी और मेडिकल कॉलेजेस खोलने के लिए भी, यानी इस बजट में तो मैं सोचता हूं कि कई ऐसे काम हुए हैं। जी मदन जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि जब आखिर के साल में ये घोषणाएं की जाती हैं, अशोक गहलोत ने भी घोषणा इसी तरह से की थी उस वक्त, अब वसुंधरा राजे कर रही हैं, एक विश्वास की जो बात होती है, हम 2 दिन पहले ही बात को चर्चा कर चुके हैं, हमारे साथ बाबूलाल जी थे। कुछ लोगों का कहना है कि बजट से उनका विश्वास उठ रहा है। विश्वास नहीं, मैं जो अब की बार की नहीं कह रहा, मैं एक आम बजट जो आने लग गए उनसे, वजह क्या है कि बजट पहले जब भी आता था तो लोगों को
लोग देखते थे कि एक साल के लिए मुझे इस चीज को महंगा खरीदना होगा, ये सस्ती हो गई है, इसमें मुझे राहत मिली है। लेकिन अभी क्या ये परंपराएं टूटती जा रही हैं। कायदे से तो परंपराएं नहीं है, ये हमारा एक सिस्टम का पार्ट है, लेकिन कभी भी किसी चीज को कम कर दिया जाता है, कभी किसी चीज को बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा, एक अनाउंसमेंट की जो बात है, अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हो रहा था इस बात को लेकर के कि आप वास्तव में इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा वो टेम्पल है, डेमोक्रेटिक टेम्पल, एक विश्वास और आस्था का केंद्र है। क्या वास्तव में इस डॉक्यूमेंट के लिए हमारी जवाबदेही होनी चाहिए कि बिल्कुल इसमें से अभी ये बात कर रहे थे कि पूछा जाना चाहिए कि कितनी घोषणाएं पूर्व बजट की हमने लागू कर दी। क्या वास्तव में इस पे एक जब आप बजट पेश करें उससे पहले बताया जाना चाहिए कि पूर्ववर्ती अनाउंसमेंट की हमारी एक्चुअल पोजीशन ये है, ये काम हमने शुरू कर दिए हैं, ये पूरे कर चुके हैं, इनके लिए हमने बजट एलोकेट कर दिया है, अनाउंसमेंट किया था, हमने उसकी पूरी एक्सरसाइज की, इस बजट में आपको उसको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह की परंपराएं शुरू होनी चाहिए। मैं दो बातें आपके सामने रखूं। देखिए, एक बात तो ये है कि हमारा कंज्यूमर स्टेट है और जीएसटी जब से लागू हुआ है तो कंज्यूमर स्टेट को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। तो ये जब अब स्थिति पैदा हुई, इससे पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी, अब वो स्थिति पैदा हुई है कि निश्चित रूप से हमको अधिक लाभ मिलेगा। इसी कारण से 650 करोड़ का तो कर राहत दी है इस बजट के अंदर, ये हम दे पाए। तो करों में राहत दी, स्टैंप ड्यूटी में राहत दी, और फिर भी हमारा यानी मतलब हम लाभ की स्थिति में हैं, हमको पैसा मिलेगा, इस हिसाब से हमने ये किया। मैं पहले की बात आपको बताऊं कि हमने कितने घरेलू कनेक्शन दे दिए, यानी 9.5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए। किसानों को हमने कृषि कनेक्शन जारी किए, अब आगे भी हम 2 लाख कृषि कनेक्शन देंगे, 7 लाख घरेलू कनेक्शन देंगे। दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से हमने काम शुरू कर दिया। मैं आज ही आपको बताऊं, आज अभी मीटिंग चल रही है विधानसभा के 751 नंबर रूम में, सारे विधायकों के साथ में बैठ करके, और कि बोले कहां कौन सी ढाणी ऐसी वंचित है जहां पर बिजली नहीं पहुंची, हमको वहां बिजली पहुंचाना है। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ने इस प्रकार की घोषणा कर दी है कि हम जो अभी तक देश में 18,000 गांव जो वंचित थे, उन गांवों को किस प्रकार से बिजली दी जा सके, उसमें से 16,000 को दे दी है। तो हमारे राजस्थान में कौन सा गांव ढाणी जो बच गया उसको किस प्रकार से दी जाए, अभी वो अधिकारियों के साथ में और विधायक के साथ में बैठ करके इस समय मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम यानी अपनी जो भी घोषणाएं हमने की है वो घोषणाएं हम पूरी करेंगे। जी, पहले वाली तो कह रहा हूं कि वास्तव में क्या ऐसी परंपरा शुरू होनी चाहिए कि बजट के ठीक पहले इस बात को इंगित किया जाए कि हमने हालांकि आप लोग देखे यूं तो अभिभाषण लेकर के आते हैं, लेकिन अभिभाषण पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो एक उस तरह का एक विश्वसनीय डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से जारी होना चाहिए कि एक्चुअल पोजीशन ये है हमारे बजट की। मैं आपसे एक बात बताऊं साहब, जैसे हमने ये व्यवस्थाएं करी, आज बिसलपुर का जो पानी अजमेर के इलाकों में पहुंचा, हमने जो पहले घोषणाएं की हमने पूरी की। गांव में मैं तो सर मान रहा हूं आपकी बात, आपको मैं तो कह रहा हूं क्या परंपरा शुरू होनी चाहिए कि बजट की समीक्षा की जाए, समीक्षा होनी चाहिए। और हमारे इसमें भी, इस बजट में भी जो घोषणा आपने भी सुनी होगी, पहले हमने ये कर दिया अब हम ये करेंगे, ये बात भी इसमें कही गई है, यानी ये हमने आज तक किया, ये बात भी इसमें कही है। हाँ, हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हो तो उनको हम पूरा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में, बाबला जी के पास में जाना चाहूंगा मैं एक बार वापस। वाला जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के सबसे ज्यादा जो अनाउंसमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर एक एक उसके हिसाब से जाए तो एग्रीकल्चर में काफी घोषणाएं की इन्होंने। राजफेर के समर्थन मूल्य वाली जो हम बात कर रहे थे, वन उपज की खरीद की भी, गोगुंदा और यहाँ पे टीएसपी क्षेत्र में 3 मंडियों की बात कही है इन्होंने, नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण की बात कही है, कई ऐसी चीजें हैं, बिजली का भी जिक्र किया है, और एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी का भी 2 यूनिवर्सिटी देने का प्रावधान भी किया है। भविष्य में उसका बड़ा बेनिफिट हमें मिलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि तुरंत राहत नहीं देकर के हम भविष्य की सोच रख करके चलें कि इस बजट का आने वाले दिनों में कभी इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। सर, पहले तो मैं अभी जो राठौड़ साहब करवा रहे थे कि बिजली हम गांव और ढाणी में दे देंगे, ये बिजली हमारे पास है भी क्या, या हम ऊंचे दामों में खरीद करके देंगे, और अगर नहीं है तो हम, अगर है तो फिर यहाँ जयपुर में कट क्यों होता है, बार बार जब देखो दिन में कम से कम 3, 4, 5 बार बिजली कट हो जाती है। तो अगर जयपुर जैसी जगह में जो कभी भी नहीं होती थी बिजली कट, अगर यहाँ हो रही है तो गांव ढाणी में बिजली के खंभे लगेंगे, तार लगेंगे, उनके पैसे लगेंगे, और फिर वहाँ बिजली नहीं जाएगी तो उल्टा काम खराब होगा। तो क्योंकि मैं बार इससे इसलिए चिंतित रहता हूँ कि मैं जो हमारे जीएसटी आया है उस जीएसटी में ये प्रावधान कर दिया गया है कि जो भी भरा जाएगा वो उसी में भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है।
अब वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो चलती है बिजली से, और वहाँ बिजली होती नहीं है। अभी कुछ दिनों के लिए राजस्थान सरकार ने ई वे बिल कुछ चीजों पे लागू कर दिया था। अब मेरे पास बार बार टेलीफोन आए, भाई साहब ये गाड़ी तो खड़ी है, आप कर भवन जाओ। अरे भाई मैं कर भवन क्यों जाऊं कि साहब ये गाड़ी कैसे जाए, ई वे बिल ही नहीं है, तो ये तो अभी थोड़ी देर में फिर कोई पकड़ लेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये समस्या पहले भी आती रही थी। हमारे 35 नंबर 36 नंबर और 36A फार्म होते थे, आड़त के लिए आते थे, तो 35 नंबर जनरेट ही नहीं होता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं होती थी। रात के 12:30 बज रहे हैं, वो कह रहा गाड़ी तो खड़ी है पर बिजली है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है जी कि बिजली हमारे पास अगर है पर्याप्त और हम जनरेट कर सकते हैं तो करना चाहिए, परंतु मुझे नहीं लगता कि अभी हम सफल हो पाए हैं। इसके अलावा जो आप अभी एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, देखिए निश्चित रूप से, पर मुझे ये सब तो घोषणाएं ही लगती हैं, ये कार्यान्वित हो नहीं पाएंगी। कह दिया साहब 2 यूनिवर्सिटी बना देंगे, अरे भाई ये बना देंगे फिर क्या होगा, बना करके स्टूडेंट्स कहाँ लाएंगे और जो पढ़ाने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे। आज की तारीख में कई बार ये बातें की जाती है, जैसे अभी माननीय सीताराम जी भी कहते हैं, मैंने बीच में कहा भी था कि भाई अस्पताल तो खोल देंगे तो डॉक्टर कहाँ हैं, डॉक्टर तो जाने के पहले तो यह है कि जो डॉक्टर गांव में जाने के लिए राजी नहीं है। बालाजी, उसमें सरकार का दावा है कि कुछ प्रोविजन किया है कि हम इतने नर्सेज की भर्ती करेंगे, इतने डॉक्टर्स की भर्ती करेंगे, इतने पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करेंगे, क्योंकि 1,08,000 नियुक्तियां बड़ा आंकड़ा जो बताया है। मुझे लगता है कि समाचार पत्रों में जो हेडिंग होगा अगले दिन बजट के, वो यही होगा कि 1,08,000 रोजगार सरकारी, क्योंकि अब तक तो यही था कि इतने लोगों को हमने ये स्किल्ड किया है, अब तो रोजगार सीधा देंगे। सर देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा आपको, बराबर जब भी चर्चा होती है वहाँ कर भवन में या हमारी जीएसटी काउंसिल में, तो पहला एक मुद्दा आता है कि ये जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है टैक्स से, उसका क्या होता है। बोले 87% तो हम बांट देते हैं कर्मचारियों में, कभी कहते हैं 70% बांट देते हैं, कभी कहते हैं 80% बांट देते हैं। तो डेवलपमेंट में, मैं भी डेवलपमेंट का पैसा कहाँ है, वो तो केंद्र सरकार देगी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी नौकरियां देने के लिए कोई बजट एलोकेशन हुआ है क्या? अगर कहाँ से देंगे इनको पैसा, अपनी नौकरी लगा देंगे तो पैसा कहाँ से देंगे? अभी तो ये जो मानदेय बढ़ाए हैं, मुझे तो इसी में वो लग रहा है कि इनको मानदेय पहुंचेगा भी कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ठीक है, आप यूनिवर्सिटीज की घोषणा कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बजट भी आपके पास होना चाहिए। बजट आपके पास नहीं है तो फिर क्या करेंगे? चलिए सीताराम जी, आपके पास आना चाहूंगा। कुछ स्किल डेवलपमेंट को लेकर के मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कहें कि कौशल रोजगार युवा, ITI कॉलेज को जोड़ा है, उससे विमेंस को अलग ट्रेनिंग देने की बात की गई है। हालांकि स्टार्टअप के लिए कोई अलग से कोई बात नहीं कही है, लेकिन कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स है। एजुकेशन की बात करें तो 17 उपखंड मुख्यालयों पे गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की बात है। एक यहां सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी ने पिछले बजट के दरमियान या पिछले सत्र में इश्यू बनाया था, काफी मदरसाओं को रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया था। अब आदर्श मदरसों का घोषणा किए, 500 ऐसे आदर्श मदरसे भी बनेंगे, तो एक नई पहल कह सकते हैं इसे। अंबेडकर भवन का जिक्र किया है कि हर नगर पालिका क्षेत्र में एक अंबेडकर भवन बनेगा जिसपे 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे, शायद ऐसा कुछ है उसमें। हर नगर पालिका क्षेत्र के ऊपर अगर देखें तो उसमें 80 करोड़ का भाग दें तो मेरे को लगता है एक कमरा बनेगा, पहली बात। दूसरी, मदरसा ठीक है, इन्होंने कैंसिल किए थे, उनको रिजेक्ट किए थे, उसके बाद इन्होंने नए सिरे से उनकी जांच करके उसमें किया, तो अच्छी बात है। मदरसा भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। आप स्किल डेवलपमेंट की बात करें, मैं इसके ऊपर आता हूँ। स्किल डेवलपमेंट आज से नहीं चल रहा, कई सालों से चल रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और ये हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी स्किल डेवलपमेंट हम लोगों ने करवाया करीब। इतने फिटर पैदा हुए, इतने प्लम्बर पैदा हो गए, इतने इलेक्ट्रिशियन पैदा हो गए, इतने टेक्निकल स्टाफ पैदा हो गए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं प्रैक्टिकल गवाह हूँ, खपत नहीं है। और वो हमारे पास आते हैं कि साहब आपने ट्रेनिंग तो दे दी, अब हम नौकरी कहाँ लगे? तो मैंने कहा भैया राजस्थान सरकार के पास है। राजस्थान सरकार क्या कर रही है कि हमको हमारे पैसे देती है ट्रेनिंग करवाने की, नो डाउट इसके अंदर ये अच्छी स्कीम है, लेकिन क्या है कि वही सवाल हो गया कि हमने टमाटर तो बो दिए और जब फसल बम्पर हो गई तो टमाटर फेंकने पड़े। तो आज टेक्निकल स्टाफ की ये पोजीशन है कि हमको फेंकने पड़ रहे हैं। रही सवाल लगान की बात करें, अभी आपने 2 चीजें कही, मैं तो आप इसे सीख रहा हूं। मैंने इतने बड़ा हो गया जिंदगी के अंदर, मैंने लगान नहीं दिया क्योंकि हर 3-4 साल में अकाल पड़ता है और वो सबसे पहले लगान माफ होता है।
सबसे पहले लगान माफ होता है। तो मैं मेरी जिंदगी के अंदर 35 साल हो गए, 40 साल हो गए समझते हुए जमीन में, मैंने लगान नहीं दिया। वैसे सरकारों को मुझे लगता है कि लगान का तो प्रोविजन खत्म ही कर देना चाहिए। नहीं, लगान होता ही नहीं है, लगान बढ़ता ही नहीं है। 3-4 साल में एक अकाल पड़ता है और सबसे पहले सरकार एक अनाउंस करती है कि लगान हमने माफ कर दिया 3 साल का, बात खत्म हो गई। आज तक किसी ने भी लगान दिया हो तो मेरे को बता दें। 60 साल से मैंने भी नहीं दिया। जमीन हमारे पास भी है, लगान माफ कर दिया। दूसरा भी आपने कहा कि बहुत बड़ी एक योजना की, मदन जी ने कहा कि 80 साल के आदमी को बस फ्री कर दी। तो साहब शमशान घाट में ले जाने के लिए अगर कर दो आप कि साहब वो चल के जाए, वो सवाल 80 साल का आदमी बस में जाएगा, ये मेरे तो नहीं सस्ती। मैं भी मतलब इंसान हूं और 80 साल के मेरे घर में भी माता पिता दादा दादी हुए हैं, उनको तो उठा के लेके जाना पड़ता है गाड़ी के अंदर, जो भी कहीं डॉक्टर वगैरह के दिखाने के लिए, या फिर डॉक्टर को ही वहां पे लाना पड़ता है। तो ऐसी घोषणाएं करने से फायदा क्या हुआ? मतलब आपका मतलब है व्हील चेयर का भी इंतजाम होना चाहिए? नहीं, व्हील चेयर का नहीं है। 80 वर्ष के आदमी को बस फ्री कर रहे हो। 80 वर्ष के आदमी का और कोई सुविधा दो, उसको दवाइयों की सुविधा दो, उसको डॉक्टर घर पे आने की वो दे रहे हैं ना, उसको डॉक्टर घर पे आने की सुविधाएं दो। स्वाइन फ्लू के अंदर आप क्या बात कर रहे हैं? क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? स्वाइन फ्लू के अंदर राजस्थान के अंदर भारत की सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। मतलब इस चीज को क्यों नहीं स्वीकार करते कि आपका हेल्थ मिनिस्टर कोटा में गया है और आपके दोनों विधायक वहां से बाइकआउट कर गए? इस चीज को बजट में नहीं बोली जाती कि सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हुई है वो राजस्थान के अंदर हुई है स्वाइन फ्लू में, आज भी नहीं रुक रही। महिलाओं की आप ये बात कर रहे हैं, किस चीज की बजट की बात कर रहे हैं आप? महिलाओं के अंदर रोड के ऊपर डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद आप शाबाशी कर रहे हैं। आपके बच्चा पैदा हो गया और उसको चूहे खा गए, आप उसकी बात कर रहे हो? मतलब आप क्यों नहीं बात करना चाहते जो जिनैनिटी है? मैंने कहा ना कि आप, अब एक बात बता रहा हूं, आप कह रहे हो कि साहब मोदी जी आए पिछली बार और वो जापान के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को किसको लेके आए मुझे नहीं मालूम, गुजरात में बहुत घुमाया, बुलेट ट्रेन चलाई साहब। मैं एक बात बताऊं यार, एक जर्नल आदमी की 2nd क्लास में जाने के लिए 1.5 महीने पहले रिजर्वेशन नहीं मिलती। 1,10,000 करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन पे खर्च कर रहे हो और पिछले 5 साल के अंदर आपने 2 ट्रेन नहीं चलाई पूरे रेल बजट के अंदर। आप चाहते क्या हो 110 करोड़ के देश के अंदर, 120 करोड़ के देश के अंदर बुलेट ट्रेन की हमें जरूरत नहीं है। हमें एक तरफ आप कहते हो कि साहब हम हवाई जहाज के एयरपोर्ट को ऐसा बना देंगे जैसे बस स्टैंड बना देंगे। अरे तो पहले बस स्टैंड को तो बस स्टैंड बना दो। एक्चुअली वो भी होगा। देखिए एक बात ये वो पहले व्यापारी की तरह बोल रहे थे, अब ये पॉलिटिकल बयान है उनका। पॉलिटिकल नहीं है सर, ये पॉलिटिकल बयान है इनका। आम आदमी की बात करें, मैंने पॉलिटिकल मैंने आके कहा कि मैं मेरा आम आदमी का बयान दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको कि मोदी जी ने चाय बेची नहीं बेची मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ, मैं लो पावर्टी लैंड में पैदा हुआ हूँ। मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, इसको पॉलिटिकल ना ले प्लीज। आप गाँव की बेरोजगारी को सीताराम जी एक बात बताओ, आपने मेट्रो कांग्रेस राज में शुरू किया, फैल है ये? नहीं, 1 मिनट, तो किसको रूट लाइन गलत, रूट लाइन नहीं, अंबाबाड़ी से अगर सीतापुर लेते हैं तो जब आप ऐसी बातें आप सोचो। मेट्रो चलिए समय का अभाव, मैं एक बार मदन जी के पास में जाना चाहूंगा। मदन जी, कुछ ऐसी चीजें हैं कि तो जिले को लेकर के बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी, क्या वास्तव में इसे मान सकते हैं कि सरकार और पार्टी का स्टैंड इस तरह से था कि मांगे इतनी बढ़ गई हैं, आप किसको खुश करेंगे किसको नहीं करेंगे? क्योंकि आपने उपखंड कार्यालय बना दिए, आपने तहसील बना दिए, ये कुछ अनाउंसमेंट ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जुडिशरी को और मजबूत करने की कोशिश की। कुछ ऐसे अनाउंसमेंट देखिए, जुडिशरी को मजबूत करने के लिए किया है, कई स्थानों पर एडीजे कोर्ट खोले हैं, कहीं पर म्युनिसिपल कोर्ट्स खोले हैं। पेंडेंसी जल्दी खत्म होगी। हाँ, तो पेंडेंसी खत्म हो, इसकी दिशा में बहुत काम हुए हैं। ये पट्टा वितरण वगैरह, ये मुकदमे, जिलों की बात करें, हम जिलों की बात करें, जिलों की बात है तो देखिए अब ये डिमांड्स तो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को लेकर के और इस प्रकार की कुछ मांगे लोगों की है, तो वो अभी आप देखिए, इंतजार कीजिए, अभी बजट कौन सा पारित हो गया। चलिए इस पैनल में मेरा एक आखिरी सवाल ओम सैनी साहब से। ओम जी, 2-3 चीजें इस बजट में की हैं। सुंदर सिंह जी भंडारी का जिक्र किया है, भैरव सिंह शेखावत का जिक्र किया है, ये मैं थोड़ा सा लेख से हटके, क्योंकि 5 साल में कभी याद किया नहीं गया इनको। देखिए योगेंद्र जी, ये दोनों लोगों का को याद करके लगा के शायद उसी तरीके की सारी बातें की हो। नहीं, इसमें सैनी साहब एक सेकंड में बताऊं आपको। देखिए, जैसे सामान्य वर्ग को लाभान्वित करने का,
सामान्य वर्ग के व्यक्ति को पिछड़े, सामान्य पिछड़े, हाँ सामान्य पिछड़ा जो आर्थिक वर्ग, आर्थिक आधार पर अंत्योदय वाला सिलसिला। हाँ, बस अब आप अपनी बात सुनो। दोनों है, अंत्योदय स्वरोजगार योजना भैरव सिंह जी के नाम से और EBC वो अब आप इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के लिए सुंदर की चिंता की है। मैं यही बताना मैं कह रहा हूँ सुंदर सिंह जी भंडारी और भैरव सिंह जी शेखावत को इस तरीके से बजट में जैसे उल्लेख किया है उनका बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बजट की पूरी भाषा वैसी होती जैसी आम आदमी की अपेक्षा है। आम आदमी की अपेक्षा यह है कि मेरे बेटे को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। आम आदमी की अपेक्षा है कि बाजार में महंगाई कम होगी या नहीं होगी। आम आदमी की अपेक्षा है कि उद्योगों का संचालन होगा, जहां पर रोजगार दिया जाता है वो चलेंगे या नहीं चलेंगे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। भाषा इतनी दुरू हो गई, इतनी जटिल हो गई कि सामान्य जन इसको समझ ही नहीं पाएगा। ये तो अखबारों के माध्यम से सीधा सीधा इनका सरलीकरण होकर के कल लोगों के सामने जाएगा। 2 घंटे और इतने मिनट बोलने की आवश्यकता मैंने नहीं। मैं राजस्थान में सुखाड़िया जी से लेकर के और अभी तक के वसुंधरा जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है 2-2 घंटे का, लेकिन कमाल की वो मतलब 2 घंटे तक ये नहीं मैं बिगर पानी पिए, हाँ बिगर पानी पिए। लेकिन उसको सरलीकृत अगर ये बजट ये मतलब अपनी पार्टी के माध्यम से बनता, पार्टी के लोग बनाते, पार्टी की भाषा में बनाते तो इतना लंबा नहीं होता। जी, और शुक्रिया अदा करिए कि आप GST का प्रोविजन इस होने की वजह से सस्ता महंगा इस पे ये कमी इस पे कटौती वो नहीं आई, तो रिकॉर्ड 3 घंटे का होता। 3 घंटे जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ऐसी हमारा ख्याल ये है कि बजट बहुत अच्छा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि अच्छा करना ही चाहेंगे। आने वाले इलेक्शनों के लिए भी अपने आप में निगाह में होगा इनके सब कुछ, लेकिन बजट की भाषा सरल होनी चाहिए थी, सीधी सीधी लक्ष्यों को इंगित करने वाली होनी चाहिए। लोग बहुत परेशान है रोजगार को लेकर के, लोग बहुत परेशान है महंगाई को लेकर के, लोग बहुत परेशान है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। तो ऐसी चीजों को बड़ा स्पष्ट कहा जाना चाहिए। तो भैरव सिंह जी बोलते थे ऐसा। अलग अलग सेक्टर के लोगों से चर्चा की है और बजट को लेकर के बड़ी बारीकी से कुछ निसार अहमद साहब ने भी अपने अनुभव जो है हमारे साथ में शेयर किए हैं। खैर चलिए, बजट है, बजट में उम्मीद करेंगे कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो जरूर पूरी होनी चाहिए। और हमने एक पहल शुरू की है, मदन राठौड़ साहब हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि हाउस की प्रोसीडिंग से सीधे जुड़े हुए हैं। बजट को लेकर के सरकारों को भी एक तरह से ये शपथ लेनी चाहिए कि जो बजट है, क्योंकि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, हम उसको समर्पित कर रहे हैं, उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए और कितने परसेंटेज तक हम काम कर चुके हैं, नहीं होने का कारण क्या। मुझे लगता है कि इसको भी हाउस में एक सिस्टम होना चाहिए कि आप उसमें पेश कर सके कि एक्चुअल हमारे इन बजट की ये पोजीशन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।